हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सब एक बार मुझे अटेंडेंस बताते चलेंगे। हम्म सो द अटेंडेंस इज आंचल, अभिषेक, अनीश, आराधना, अविनाश, भूपेंद्र, चैतन्य, डोनेश्वर, गीतिका, हिमिका, इशिता, खिलेश, पूजा, ममता, मानसी, शिवा, पूजा, प्रियंका, पुखराज, सर्वज्ञ, शिखा, सुधा, स्वाति, तरुण, विभा एंड विवेक। ऑलराइट, चलिए गाइस। तो आज के इस लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग ऑन द न्यू पैटर्न। ठीक है। जो आपके मेंस के एग्जाम में, मेंस में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली एसबीआई पीओ में जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा टफ लगे, बट मैं पहले से एक चीज बता दूं, बिल्कुल ऐसा प्रेज्यूम माइंडसेट नहीं रखना कि बहुत टफ है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप जितना बेहतर तरीके से उसको समझोगे उतने बेहतर तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो इसे सिर्फ लैंग्वेज की तरह देखिए, और ऐसा मत सोचिए कि मेरे इंग्लिश वीक है तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कोई भी नहीं है। बहुत से बहुत वीक हो इंग्लिश वाला बच्चा भी इस तरह के एग्जाम्स को कैटर करता है, इस तरह के एग्जाम्स क्रैक करता है। ठीक है। वॉइस सभी को ऑडिबल है? ठीक है। चलिए। तो अभी एक एक चीज तो है कि आप लोग सभी अपने साथ कॉपी और पेन तो लेकर के रखे ही होंगे। साथ ही साथ मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, आप लोग सभी अपने पास मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी देख रहे हैं, एक टैब डिक्शनरी ओपन करके रख लो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हम रीड करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि साथ ही साथ डिक्शनरी लेकर के नहीं चलना है, नहीं यूज करना है। हम कोशिश करेंगे हम जो चीजें रीड कर रहे हैं उसे कॉन्टेक्स्ट से ही समझे, मतलब जिस तरीके का आगे पीछे का सेंटेंस दिया हुआ है उसी से कोशिश करेंगे उस वर्ड को समझने की। स्टिल अगर कहीं पे अटकते हैं तो डिक्शनरी लेकर के रखे रहें अपने साथ में। ठीक है। राइट, स्टार्ट करते हैं। सो ये मेंस पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डायरेक्शंस को समझना। तो डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 46 से 55 तक दिया हुआ, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Certain words are printed in bold to help you locate them while answering some of these। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ पर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज सॉल्व करना है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे इसको, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है। पैराग्राफ वन सब लोग रीड करें, बिल्कुल आराम से चलेंगे। पैराग्राफ वन रीड करें सभी। सभी रीड करें। 1 से 2 मिनट काफी होगा, और एक लाइन में आप लोग सभी इसका मुझे समरी बता करके दोगे। ठीक है, रीड करें और समरी बताएं।
सिर्फ पैराग्राफ 1 अभी पढ़ना है और उसका बताना है मुझे, ठीक है। सो पैराग्राफ 1 एक बार मैं डिस्कस करता हूँ। पैराग्राफ 1 कहता है द डिस्ट्रेसिंग न्यूज ऑफ 3 young girls dying of starvation dying of starvation in the heart of New Delhi last week raises a number of questions, not only on the failure of the state to protect its citizens from hunger 70 years after independence, but also on the development model that India seems to be following. तो ये स्टेटमेंट कह रहा है, कोई न्यूज आया था जहां पर 3 यंग गर्ल्स भूख की वजह से जिनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा स्टेट का फेलियर, देश का फेलियर दिखाता है कि 70 सालों के बाद भी, आजादी के 70 सालों के बाद भी आज भी हम पता नहीं किस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, आज भी लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। और ए पार्ट यहाँ पर बोल्ड में मेंशन है, मतलब डेफिनेटली उससे रिलेटेड हमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। ए पार्ट कहता है इट्स अ पैराडॉक्स टू नोट दैट इंडिया हैज मूव्ड इनटू कंज्यूमर कैपिटलिज्म फ्रॉम इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, ठीक है। अब कैपिटलिज्म जैसे वर्ड्स का बहुत डिटेल्ड मीनिंग की जरूरत नहीं है। कैपिटलिज्म सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ मुनाफे पर चलता है। तो ये बोल रहा है कि पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब हम जनरली बोलते हैं ना किसी तरह की आयरनी, ये मतलब ऐसा बोला जाना चाहिए कि एक खराब सिचुएशन जैसा, बोलते हैं कि ये बहुत खराब सिचुएशन जैसा है जहां पर भारत कंज्यूमर कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गया है फ्रॉम इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, ठीक है। कंज्यूमर कैपिटलिज्म का एक छोटा सा एक जस्ट मीनिंग समझ लो। कंज्यूमर कैपिटलिज्म का मतलब होता है हर चीज सिर्फ सेलर अपने फायदे के लिए मास मार्केटिंग करता है, हर चीज लोगों को पर थोपी जाती है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा सेलर्स का फायदा होता है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में भी लोगों पर थोपी जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय फ्यू पीपल, कुछ लोग इंडस्ट्री ओन करते हैं, लेकिन स्टिल इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से भी ज्यादा खतरनाक होता है कंज्यूमर कैपिटलिज्म, ठीक है। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं पैराग्राफ 2 में, ठीक है। रीड करें पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 2 से 3 मिनट, तुरंत इसका 1 लाइन में आप लिख के बताएंगे क्या दिया हुआ है। हो गया। ईशानी फेलियर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑल राइट। और क्या क्या निकलता है यहाँ से, बताओ, क्या कुछ समझ में आ रहा है मुझे। The control and death of girls and reason behind their death, पूजा नॉट अप्रोप्रिएट, पास तक नहीं पहुंचे आप उसके मीनिंग के। पॉजिटिव गवर्नमेंट माइग्रेंट लेबर्स फॉर फूड, ठीक है। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मैनेजमेंट, राइट, ऑल राइट। प्रियंका आप गलत समरी पे हो, ठीक है। मेन समरी, मेन जिस्ट पे नहीं हो। तो स्टेटमेंट कहता है डेथ ऑफ दीज चिल्ड्रन फॉलोज अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ alleged starvation deaths from over the last 6 months, mostly from Jharkhand but also from these states, ठीक है। तो ये जो डेथ है, ये इसके बारे में बहुत सारे आसपास के स्टेट से भी भूख की वजह से डेथ की न्यूज पिछले 4-6 महीने से आ रही है लगातार। स्टेटमेंट बोल रहा है इन ईच ऑफ दीज केस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर स्टोरीज हैव डॉक्यूमेंटेड फेलियर्स ऑफ द सिस्टम इन रीचिंग एंटाइटलमेंट्स टू द अफेक्टेड फैमिलीज। तो हर एक केस में
पता ये चल रहा है कि ये जो एंटाइटलमेंट्स हैं, एंटाइटलमेंट मतलब लोगों को जो चीज मिलना चाहिए वो अफेक्टेड फैमिलीज तक पहुंच नहीं पा रहा है। अगला लाइन बोलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सब्सिडाइज्ड ग्रेन प्रोवाइड किया जा रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, स्कूल मील्स दिया जा रहा है बच्चों को, मैटरनिटी में जो है उन्हें कुछ कुछ प्रोवाइड चीजें की जा रही है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जा रहा है आंगनवाड़ी सेंटर में। फिर रिसेंटली दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान ने एक फैक्ट निकाला था कि ये जो सर्विसेज थे, ये सर्विसेज जिस फैमिली में डेथ हुए उन तक पहुंच नहीं पाए। उन तक पहुंच नहीं पाने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक बताया जा रहा है कि एक तो रीजन ये हो सकता है कि माइग्रेंट होने की वजह से, दूसरे स्टेट के आने की वजह से उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं था तो उनके एनरोलमेंट नहीं हुआ, या हो सकता है कि दिल्ली के राशन कार्ड्स का जो कोटा था वो फिनिश हो गया था। ठीक है, तो पैराग्राफ 1 में हमने क्या देखा था, इंडिया इस सिस्टम को, फूड के कारण डेथ होने वाले स्टार्वेशन को रोक नहीं पा रहा है। पैराग्राफ 2 में हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट के लूप होल्स की वजह से ये डेथ हो रही है। राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। पैराग्राफ 3 रीड करें इसे। हो गया। कम ऑन फास्ट बताएं इसका क्या है समरी। तरुण ठीक है, as per the government is trying to provide benefits of every area but trying to tightening the system but implementing। ठीक है देवेश, आसपास हो। चलिए समझते हैं, बाकी लोग आप लोग टाइम लगा रहे हो, देखो समझते हैं। पैराग्राफ 3 क्या बोलता है। In all cases of alleged starvation deaths reported so far, there has been a documentation of denials of either NFSA entitlements or social security pensions due to bureaucratic hurdles or resources constraints imposed by the state। ठीक है, तो बोल रहा है कि जितने भी स्टार्वेशन, भूख की वजह से डेथ हुई है, हर जगह पे गवर्नमेंट के स्कीम्स पे कहीं ना कहीं पर्दा डाला जा रहा है, और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं और जो रिसोर्सेस नहीं होने की वजह से, जो स्टेट की वजह से जो रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, इन सभी चीजों पे कहीं ना कहीं डिनाई किया जा रहा है। ठीक है,
These cases of deaths associated with the protracted periods of hunger highlight the fact that despite the availability of such an elaborate system of social sector schemes, अब देखो कई बार हमको आरसीज में एक चीज की हैबिट डालनी है, जो पार्ट जैसे थोड़ा सा लंबा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा टफ वर्ड्स है, उस पार्ट को आप चाहिए तो वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि उसको आप छोड़ भी सकते हो, ओमिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये जो सेकंड सेंटेंस मैंने चालू किया, अवेलेबिलिटी ऑफ सच एन एलैबोरेट सिस्टम ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स, तो अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि भारत में बहुत सारे इस समय सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, लेकिन द मोस्ट मार्जिनाइज्ड आर बीइंग लेफ्ट आउट, ठीक है। जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, जो चेन में सबसे नीचे आते हैं, वही लोग हटे हुए हैं, उन्हीं तक पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। आगे, along with tightening the implementation mechanism for existing schemes, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, टाइट किया जाए, इसके अलावा और क्या कुछ चल रहा है, गवर्नमेंट ने आगे लिखा अदर इनिशिएटिव्स कम्युनिटी किचन इन अर्बन एरियाज, ये आप समझ गए होंगे। अर्बन एरियाज में बड़े बड़े कम्युनिटी किचन होते हैं जहां बहुत लोगों के लिए खाना बनता है। डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट्स थ्रू पीडीएस, पर्टिकुलरली इन ट्राइबल एरियाज, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ट्राइबल एरियाज में प्रोवाइड किए जाते हैं। स्कूल मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं वेकेशंस के समय भी। इसके ये सारी जो चीजें हैं, ये जो एक्टिविटीज हैं, इस देश के अलग अलग स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, और ये सक्सेसफुल भी रहा है। आगे बोलता है फर्दर रिक्वायरमेंट सच एज मैंडेटरी आधार कार्ड और आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन, अब देखो बीच में जो लिखा हो विच इन अ नंबर ऑफ दीज केसेस, ये मैं छोड़ सकता हूँ, इसे ओमिट कर सकता हूँ। हैज बीन एन अंडरलाइंग कॉज फॉर एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है। तो आधार का जो ऑथेंटिकेशन है, कि भाई हर किसी को अगर आपको उसका फायदा चाहिए तो ये चाहिए, इसके वजह से भी नुकसान हो रहा है। आगे बोलता है ट्रूली यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ सोशल सिक्योरिटी दैट पे स्पेशल अटेंशन टू रीचिंग आउट द मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज नीड्स टू बी पुट इन प्लेस, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये पूरे पैराग्राफ का समरी यही है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जरूरतमंद हमेशा पीछे रह जा रहा है, जरूरतमंद तक चीजें पहुंच नहीं पा रही है। तो कोई भी स्कीम यूनिवर्सल तभी हो सकती है, यूनिवर्सली सक्सेसफुल तभी हो सकती है, जब जो मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी है, मतलब ऐसी कम्युनिटी जिसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ सकता है, उन तक जब ये फायदे पहुंचेंगे, तभी वो स्कीम यूनिवर्सल कहलाएगा। क्लियर हुआ सभी को पैराग्राफ 3 तक? ठीक है। आरसीएस थोड़े से बोरिंग भी होते हैं यार, स्टिल बट करना पड़ेगा ना। नाउ कम टू पैराग्राफ 4। हो गया? बताओ इसका समरी बताओ।
current economy, benefits, should think about the strategy and, ठीक है, सही है देवेश। Himika are not helping underprivileged people, steps must be taken instead of political debate। बिल्कुल सही हिमिका, आपका बिल्कुल सही। अभी तक का जो समरी मैंने पढ़ा है बिल्कुल टू द पॉइंट आप ही का है। false identification, suggestion to the government, discussion debate on livelihood security, नहीं। अक्रम तरुण, देखो गाइस, देखो यही डिफरेंस क्रिएट करता है। अभी आप में से जितने लोगों ने इसका समरी लिखा है, कुछ लोगों ने ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड यूज किया, कुछ ना लोगों ने कम नंबर ऑफ वर्ड यूज किया। सिर्फ एक ही हिमिका के मुझे ऐसा लगा कि उसने बिल्कुल टू द पॉइंट समरी लिखा हुआ है, और एग्जाम में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल जिस्ट में हमको पॉइंट्स बता पाना। तो मैं एक बार पहले पैराग्राफ डिस्कस करता हूँ। पैराग्राफ कहता है, द डीप रूटेड inequity in the current economic model, which while benefiting a few is resulting in many deprived of basic livelihood security and dignified employment opportunities, needs to be acknowledged। तो पैराग्राफ पहला, पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो एक सजेशन के साथ अपना सेंटेंस चालू करता है, अपने आप को ओपन करता है, बोलता है कि हमारे करंट इकोनॉमिक मॉडल में बहुत इनिक्विटी है, मतलब काइंड ऑफ इनइक्वालिटी है समझ लो, जो सिर्फ कुछ ही लोगों तक फायदा पहुंचाता है, बाकी मैक्सिमम लोगों को बेसिक लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी नहीं होती। ठीक है, और इन चीजों को देखना चाहिए। आगे बोलता है, केसेस लाइक दीज एक्सपोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस हु आर लिविंग सच प्रिकैरियस लाइव्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे एक शब्द प्रिकैरियस दिया हुआ है, डेफिनेटली ये बोल्ड में दिया, तो इसका सिनोनिम या एंटोनिम हमसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार समझते हुए चलना है हमको। ये सब मैं आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है उसका तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, cases like these expose the vulnerability of millions of Indians who are living such precarious lives in the absence of livelihood security। precarious मतलब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टर्म है, एक बहुत ही बोझ भरा हुआ लाइफ जहां पर लाइवलीहुड की सिक्योरिटी ही नहीं है। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे भारतीय रह रहे हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं, द स्टेट इज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस। अब यहाँ पर अगर मुझे कॉन्स्पिकुअस शब्द का मीनिंग नहीं पता है, तो डेफिनेटली इसमें अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो मैं फंसूंगा। ठीक है, आगे बोल रहे यहाँ पे अब आपको वोकैब्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। आगे बोलता है, देयर मस्ट बी अ नेशनल डिबेट ऑन इश्यूज ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है इस पर नेशनल डिबेट होना चाहिए कि रिसोर्सेज को कैसे सही तरीके से, इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों तक। एट द वेरी लीस्ट व्हाट द स्टेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज कैन डू इज टू इनिशिएट सच अ डिस्कशन एंड ऑफर क्रिएटिव सॉल्यूशंस rather than spending their energy in trying to establish whether the deaths were due to starvation at all or not। तो ये पैराग्राफ, ये एक इकोनॉमिस्ट होगा जो ऑथर लिख रहा है कि देश हो गया, राज्य हो गया, जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, उन्हें इस तरह के सिचुएशन के लिए क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन करंटली वो अपना ज्यादा समय और पैसा किस पे बर्बाद कर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि मौत जो है स्टारवेशन, भूख से हुई है कि नहीं हुई है। आगे बोलता है, देयर मस्ट बी अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, इट सिंपली कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल एनी मोर। ठीक है, अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब क्वेश्चंस के लिए तैयार है हम? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टेटमेंट इज गिवन बिलो फॉलोड बाय टू इन्फरेंसेस नंबर्ड 1 and 2। अब इन्फ्रेंस क्या है वो बोल रहा है, एन इन्फ्रेंस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, इन्फरेंस, समरी, जिस्ट, ये सब आसपास के शब्द होते हैं। ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वहां से मैं लॉजिकली समझ सकता हूँ, समरी जो समझ सकता हूँ वही मेरा इन्फरेंस होता है।
ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बोला, यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग इन्फरेंसेस एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर। पहले हमको स्टेटमेंट समझना होगा, फिर इन्फरेंस समझना होगा, उसके हिसाब से मुझे आंसर मार्क करना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टेटमेंट कहता है, फर्दर रिक्वायरमेंट्स, फर्दर, अच्छा फर्दर के बाद कॉमा है, requirements such as mandatory Aadhaar authentication, which in a number of these cases has been an underlying cause for exclusion, should not be allowed। ये स्टेटमेंट का पहले तो मुझे मीनिंग बताओ। पहले तो मुझे स्टेटमेंट का मीनिंग बताओ, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पुखराज इज सेइंग आधार शुड नॉट बी मैंडेटरी। ठीक है पुखराज, पॉइंट तो आपका सही है, बट और क्या मीनिंग है? एग्जैक्टली exactly, ये तो आपने सही बोला, ये तो मेंशन भी है। स्टिल और क्या समझ में आ रहा है? आधार कार्ड मैंडेटरी होने के कारण पीपल आर बीइंग लेफ्ट आउट विच शुड नॉट बी हैपन। वेरी गुड गीतिका, बिल्कुल सही। तरुण, आधार इज अ प्रॉब्लम फॉर स्टार्वेशन ऑफ नीडी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं तरुण, आप एग्जैक्टली exactly पॉइंट पे नहीं आ रहे हो। गीतिका ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मुझे हर किसी से आंसर चाहिए गाइस, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं ये समझ लूंगा कि इंटरेस्टेड नहीं हो आप लोग न्यू पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मुझे हर किसी का रिस्पॉन्स चाहिए। आधार मैंडेटरी, दोस पीपल हु आर बीइंग लेफ्ट आउट शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। बिल्कुल सही देवेश, सही है। बाकी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे। सर ने आधार शुड नॉट बी यूज फॉर, सर्वज्ञ आसपास नहीं हो। ठीक है, नॉट अप टू द मार्क समरी। चलो समझते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है, रिक्वायरमेंट सच एज मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेशन which in a number of these cases has been an underlying cause for exclusion, should not be allowed। जैसा कि हमने देखा, आधार का ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी था, कंपलसरी था, जो कि नंबर ऑफ केसेस में देखा गया, डेथ का जो केसेस देखा गया उनका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं था। ये जो रीजन है, ये डेथ का सबसे बड़ा रीजन है एक्सक्लूजन, और जो कि अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अल्टीमेटली पॉइंट वही है, आधार का ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी नहीं रखना चाहिए, ये बोलना चाह रहा था इस स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इन्फ्रेंस नंबर 1 कहता है, गवर्नमेंट हैज टू टेक फुल प्रूफ मेजर्स फॉर सीडिंग ऑफ आधार नंबर्स। इन्फ्रेंस 1 क्या कह रहा है बताओ तो मुझे। इन्फ्रेंस 1 कह रहा है, गवर्नमेंट हैज टू टेक फुल प्रूफ मेजर्स फॉर सीडिंग ऑफ आधार नंबर्स। आधार नंबर सीडिंग के बारे में इन्फ्रेंस 1 बात कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट आधार नंबर को कैसे बढ़ाया जाए, मैक्सिमम इनपुट्स को कैसे डाला जाए, और लोगों को कैसे आधार के थ्रू जोड़ा जाए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो कहीं मेरा स्टेटमेंट का इन्फ्रेंस मिल रहा है क्या स्टेटमेंट 1 से मुझे? इन्फ्रेंस नंबर 1 से मुझे स्टेटमेंट का इन्फ्रेंस कुछ भी लिंक मिल रहा है क्या? क्योंकि स्टेटमेंट तो मेरा आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इन्फ्रेंस 1 बोल रहा है कि आधार को कैसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, तो इन्फ्रेंस 1 मेरा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। इन्फ्रेंस 2 कहता है
कि most of the people who died of starvation were reportedly denied rations from the PDS shop for failing to have Aadhaar based biometric authentication. क्या बोल रहा है inference 2? बायोमेट्रिक नहीं होने के कारण लोगों को राशन नहीं मिला। हाँ ठीक है तरुण। Nations. All right. तो स्टेट इन्फ्रेंस 2 कहता है most of the people who died of starvation were reportedly denied rations from the PDS shops of failing to have Aadhaar based biometric authentication. इन्फ्रेंस नंबर 2 जो है वो सिर्फ एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है जो बोल रहा है कि डेथ इस वजह से हुआ कि बहुत सारे लोगों को पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, उन्हें ग्रेन्स नहीं मिले क्योंकि उनका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं था। इन्फ्रेंस 2 का मेरे स्टेटमेंट से कुछ भी लेना देना है क्या? कैसे है तरुण एंड देवेश, इन्फ्रेंस 2 का मेरे स्टेटमेंट से कैसे लेना देना है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स, ये सारी चीजें स्टेटमेंट नंबर 3 में बताई गई हैं, पैराग्राफ नंबर 3 में बताई गई हैं। लेकिन मेरा जो पहला क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो आधार ऑथेंटिकेशन पैराग्राफ नंबर 1 के बेसिस पर सवाल पूछा जा रहा है। डिफरेंस समझना, पीडीएस वाला जो है इन्फ्रेंस वो सिर्फ फैक्चुअल है, जो पैराग्राफ 3 में मेंशन्ड है वो सिर्फ बता रहा है कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होने के कारण पीडीएस पीडीएस से उनको खाना नहीं मिला। राइट। इन्फ्रेंस 1 और इन्फ्रेंस 2 दोनों का ही यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी, नीदर द इन्फ्रेंस 1 नॉर नंबर 2 इज इम्प्लिसिट। ठीक है, ऑलराइट। बहुत लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा होगा, डोंट वरी, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, धीरे धीरे ये आपके प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 2 ऑफ द गिवन पैसेज। पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लो फिर पैराग्राफ 2 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है पैराग्राफ 2 से समझा जा सकता है, इन्फर किया जा सकता है। तो नंबर 1 बोलता है that deaths had led to question about the state government's ability to ensure regular food supply to the state's poor and needy। क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 1? पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इम्प्रूव द सिस्टम टू प्रोवाइड बेसिक फूड सप्लाई टू द। ठीक है, सभी से मुझे आंसर चाहिए। पॉइंट नंबर 1 सवाल डाल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नमेंट की कितनी एबिलिटी है कि वो इंश्योर कर पाए जो लो देश के जो गरीब है, जरूरतमंद है, उन तक फूड सप्लाई पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है एज पर द एनएफएसए सप्लाई ऑफ द रेशन इज नॉट अलाउड टू माइग्रेंट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 2 एक फैक्चुअल है, बोलता है कि एनएफएसए के द्वारा बोला गया है कि जो रेशन है वो माइग्रेंट्स को नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास जरूरत
के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। स्टेटमेंट 3 कहता है यूपी, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और झारखंड आर द मोस्ट फूड इनसिक्योर स्टेट्स अकाउंटिंग फॉर मोस्ट ऑफ ऑल नियोनेटल डेथ्स। ये तो हमने पढ़ा है, तो स्टेटमेंट 3 तो आंसर है ही। स्टेटमेंट 4 कहता है एनएफएसए हैज 4 components that can help in the making of a small dent in the scale of problem of hunger and undernutrition। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 4? क्या बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर 4? बताएं। NFSA has 4 components that can help in the making of a small dent in the scale of problem of hunger and undernutrition। सजेशन नहीं है पुखराज इसमें। कम ऑन। गाइस एक काम करते हैं, मैं एक और ये ओपन करके रखता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को पैराग्राफ पढ़ने में मिले। जस्ट अ सेकंड, मैं फ्रीज कर रहा हूँ स्क्रीन को 1 सेकंड के लिए। ये लीजिए, ये स्क्रीन में ला दिया हूँ। 1 सेकंड। ऑलराइट, ठीक है। तो क्वेश्चन था एनएफएसए से रिलेटेड। एक बार पैराग्राफ 3 सब लोग फिर से रीड करें। रीडिंग कैसे बिना? अरे सॉरी यार, पैराग्राफ 2 रीड करना था ना। पैराग्राफ 2 रीड करो एक बार। गाइस सब लोग ऑनलाइन हो कि नहीं? यस यस कमेंट करें तो।
राइट। तो रीड किया सभी ने पैराग्राफ 2? एक बार फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं। स्टेटमेंट वन कहता है द deaths had led to questions about the state government's ability to ensure regular food supply to the state's poor and needy. नंबर वन स्टेटमेंट मेरा इन्फ्रेंस है कि नहीं है, एक एक करके चलते हैं। नंबर वन वाला जो इन्फ्रेंस है वो मेरा इन्फ्रेंस है कि नहीं है, बताओ। कम ऑन एवरीवन, नंबर वन में लिखा हुआ है deaths had led to question about the state government's ability to ensure regular food supply to the state's poor and needy. इतने जो डेथ हुए हैं स्टार्वेशन के कारण, वो स्टेट गवर्नमेंट की एबिलिटी पे सवाल उठाता है कि वो क्या रेगुलर फूड सप्लाई दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल ये मेरा इन्फरेंस है, क्योंकि पहला लाइन लिखा हुआ डेथ ऑफ दीज चिल्ड्रन फॉलोज अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ एलिजिड स्टार्वेशन डेथ्स ओवर द लास्ट 6 months। तो पैराग्राफ 2 का जो पहला लाइन है वो बिल्कुल मुझे इन्फरेंस दे रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 इन्फरेंस मेरा बिल्कुल बन रहा है। नंबर 2 पे आते हैं। As per the NFSA, the supply of the ration is not allowed to migrants because they do not have the necessary documents. ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया है। एक से ज्यादा रीजन दिए गए हैं उनको राशन नहीं मिलने का, बट ऐसा कहीं पर भी स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है। ठीक है। नंबर 3 पे आता हूँ। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड आर द मोस्ट फूड इनसिक्योर स्टेट्स, ये बिल्कुल दिया हुआ है वहां पे। तो मेरा 1 इन्फ्रेंस है, नंबर 3 मेरा इन्फ्रेंस है। पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं मैं। NFSA has four components that can help in the making of a small dent in the scale of the problem of hunger and undernutrition. नंबर 4 इन्फ्रेंस कह रहा है NFSA में 4 कंपोनेंट्स हैं जो हंगर और अंडर न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को थोड़ा सा उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। एक बार फिर से वो पैराग्राफ पे आता हूं मैं, पैराग्राफ 2 पे। पैराग्राफ 2 में कहता है NFSA includes provision for subsidized day स्कूल मील्स इन बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी सेंटर्स में। ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में पाया गया कि while these services are available in the area, ये सर्विसेज सारे अवेलेबल है उस एरिया में, गर्ल्स और उनके पेरेंट्स को उसका एक्सेस नहीं था। This was presumably because it was more difficult for them to get enrolled as they were migrants or people, because the quota of ration cards in Delhi have already been distributed. तो नंबर 4 मेरा इन्फ्रेंस है कि नहीं है? हम्म। तो ऑप्शंस में एक बार चेक करते हैं 47th में ऑप्शंस क्या क्या है। ओनली 3, 3 and 4, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4, एंड ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। बताओ भाई, 1 और 3 तो मेरा है, आंसर क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, आंसर शुड बी ऑप्शन डी,
क्योंकि यहाँ पर हमको फोर्थ स्टेटमेंट का इन्फ्लुएंस में डाउट था स्टिल, ऐसे में ऑप्शन देखना बहुत काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर एन एंटोनिम नॉर अ सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड? ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। प्रिकैरियस शब्द का सिनोनिम या एंटोनिम दोनों नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन सा वर्ड है? देखते हैं प्रिकैरियस पहले आया कहाँ पे था। पैराग्राफ 4 में। पैराग्राफ 4 में कह रहा है केसेस लाइक दीज एक्सपोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ बिलियंस ऑफ इंडियंस हु आर लिविंग सच प्रिकैरियस लाइव्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी। ठीक है, तो प्रिकैरियस वर्ड का हमको यहाँ पे मीनिंग समझ में आ रहा है बहुत ही बोझ वाला, नॉट सिक्योर, कोई चीज सिक्योर ना हो, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में हो, ये सारी चीजें प्रिकैरियस के मीनिंग बनते हैं। ठीक है, अब मुझे इनमें से ऐसा ऑप्शन निकालना है जो प्रिकैरियस का सिनोनिम भी नहीं है, एंटोनिम भी नहीं है। क्या होगा भाई बताओ। गाइस, साउंड का आप लोग यहाँ पे मीनिंग समझ पा रहे हो? साउंड के कई सारे मीनिंग होते हैं। साउंड वो सुनने वाला साउंड नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा इकोनॉमी इज नॉट इन अ साउंड सिचुएशन, तो इकोनॉमी इज नॉट इन अ साउंड सिचुएशन का मतलब होता है इकोनॉमी अच्छे कंडीशन में नहीं है, डैमेज नहीं है। साउंड का वो भी मीनिंग होता है, सो प्लीज समझ करके आंसर करना है हमको। देखो, ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। ठीक है, तो डाउटफुल डेफिनेटली प्रिकैरियस का सिनोनिम हो जाएगा। सिक्योर, प्रिकैरियस का एक मीनिंग इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, तो सिक्योर उसका सिनोनिम हो सकता है। साउंड का मतलब होता है गुड पोजीशन में, तो डेफिनेटली वो प्रिकैरियस का सिनोनिम एंटोनिम है। पार्लर शब्द का मतलब होता है डेंजर में होना, अनसर्टेनिटी होना, तो वो भी सिनोनिम है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, आर्केन, विच मीन्स समथिंग सीक्रेट। कोई ऐसा सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं उसे हम आर्केन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these presents a contrast to the following statements as statement as mentioned in paragraph 1? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कॉन्ट्रास्ट बताना है मतलब, कॉन्ट्रास्ट बताना है मतलब उसका ऑपोजिट बताना है। ठीक है, पैराग्राफ 1 में ये स्टेटमेंट दिया गया था, तो इसका ऑपोजिट कौन सा स्टेटमेंट बनता है वो बताना है। तो पैराग्राफ ए दिया गया था 1 में, इट्स अ पैराडॉक्स टू नोट दैट इंडिया इज हैज मूव्ड इनटू कंज्यूमर कैपिटलिज्म फ्रॉम इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो इसका एंटोनिम या इसका विपरीत या इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? A. India has moved from crony socialism to stigmatized capitalism. While India has gone from socialism to capitalism, this does not mean that we are likely to see India replace its political aristocracy. पढ़िए सारे स्टेटमेंट्स पढ़िए, मुझे आप लोग आंसर बताएं। कई लोग ई बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं।
Very good, guys. Option C is the right answer. सी राइट आंसर क्यों है? पैराग्राफ ने कहा था, उस स्टेटमेंट ने कहा था कि हम इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से कंज्यूमर कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। स्टेटमेंट ए बोलता है क्रोनी कैपिटलिज्म से स्टिग्मेटाइज्ड कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, मीनिंग सेम होता है। स्टेटमेंट बी बोल रहा है इंडिया हैज गॉन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। भाई सोशलिज्म से रिलेटेड कोई भी शब्द कहीं पर भी पूरे पैराग्राफ में नहीं दिया गया है। स्टेटमेंट डी कहा गया है इट इज एब्सर्ड दैट इंडिया हैज मूव फ्रॉम क्रोनी टू सिग्मेटाइज्ड। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए इंडिया ऑप्टेड फॉर अ डिरिजिस्ट मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के बारे में कहीं पर बात नहीं हो रही है। ऑप्शन सी इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। ऑप्शन सी कहता है अदरिंग टू इट्स इंटेंडेड बिजनेस मॉडल इंडिया हैज सक्सेसफुली बिकम अ कंज्यूमर कैपिटलिस्ट। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर क्यों है? बिकॉज यहाँ पर बोल रहा है कि डेवलपमेंट मॉडल इटसेल्फ जो है वो कंज्यूमर कैपिटलिज्म पर बेस्ड है, जो कि हमने अचीव किया है। और डेफिनेटली ये उस स्टेटमेंट के कॉन्ट्रास्ट में है, उस स्टेटमेंट के ऑपोजिट में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 49 बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ हो। अभी पैनिक मत करो, इस तरीके के हम क्वेश्चंस हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है करके थोड़ी दिक्कत हो रही है। एनीवेज धीरे धीरे आएगा वो क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 50 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन फॉलो पैराग्राफ 3 टू फॉर्म अ कनेक्शन विद पैराग्राफ 4? पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 को कनेक्ट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से यूज कर सकता हूं? तो उसको समझने के पहले फिर से एक बार दोनों पैराग्राफ पे जाना पड़ेगा। पैराग्राफ 3 तो हमने रीड किया था, फटाफट इसको रीड करो। पैराग्राफ 3 सभी ने रीड कर लिया? थ्री। अब पैराग्राफ 4 भी रीड करो। हो गया? ऑलराइट। पैराग्राफ 3 में
जिस तरीके के पॉइंट्स दिए हुए हैं, एनएफएसए एंटाइटलमेंट प्रॉपर नहीं है, बहुत सारे सोशल सेक्टर स्कीम्स चल रहे हैं प्रॉपर नहीं है, सब तक पहुंच नहीं पा रहा है, पीडीएस है, जगह जगह खाना देने की बात हो रही है बट सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं पैराग्राफ 3 जो है वो हमको वो सारे रीजंस बता रहा है जिसकी वजह से ये डेथ्स हुए थे। ठीक है, तो सबसे मेजर पॉइंट पैराग्राफ 3 हमको बता रहा है कि सारी चीजों का सबसे बड़ी जड़ है द वीक सिस्टम ऑफ एंटाइटलमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। स्टेट में बहुत सारे स्टेट के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में लूप होल है जिसकी वजह से एलिजिड स्टार्वेशन डेथ हुए। राइट, लेकिन पैराग्राफ नंबर 4 पे क्या कुछ पॉइंट्स हैं, इनइक्विटी, इकोनॉमिक मॉडल, वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियंस, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब अकाउंटेबिलिटी लाएगी। ठीक है, तो पैराग्राफ 4 जो है वो हमको बता रहा है कि करंट इकोनॉमिक मॉडल क्या है भारत का, उसके अंदर के फ्लॉस क्या कुछ है। ठीक है, तो पैराग्राफ 3 में सरकार के एंटाइटलमेंट्स की बुराई या उसकी खामियां, और पैराग्राफ 4 में सरकार करंटली जो काम कर रही है, जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है उसमें क्या क्या खामियां हैं, तो इन दोनों को जोड़ता हुआ स्टेटमेंट हमको निकालना होगा। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, तीनों ऑप्शंस एक बार आप रीड करें। 50 का स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है आर कोर सोशल एंड इकोनॉमिक challenges आर क्लियरली डीप रूटेड एंड सिस्टमिक rather than the result of a temporary downturn। तो स्टेटमेंट बोल रहा है हमारे जो कोर सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो बहुत अंदर तक रूटेड हैं, सिस्टमिक हैं, और rather than the result of a temporary downturn। अच्छा, स्टेटमेंट 1 का मुझे मीनिंग बताओ आप लोग। स्टेटमेंट 1 का मीनिंग। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है क्लियरली डीप रूटेड है और सिस्टमिक है। तो पैराग्राफ 3 और 4 को स्टेटमेंट 1 लिंक कर सकता है क्या? लिंक कर सकता है? एक बार सारे स्टेटमेंट्स रीड करो। स्टेटमेंट 1 सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा है, भूखमरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। Statement 2 बोलता है while there is a need to improve the system of entitlements provided by the state, there is also a need to introspect how despite over 2 decades of high economic growth, countries faced with situation where people are dying of hunger and starvation। Statement 2 hunger और starvation के बारे में बात कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट करने के बारे में बात कर रहा है। इंट्रोस्पेक्ट क्या करने की बात कर रहा है कि अभी भी आपके जो एंटाइटलमेंट्स चल रहे हैं, जो कुछ काम आप करवा रहे हैं, उसमें आपको झांक के देखने की जरूरत है। स्टेटमेंट 3 बोलता है द की फेलियर्स लाई नॉट इन inadequate resources and technologies but in inequalities rooted in economics and politics। स्टेटमेंट 3 कहीं पर भी आसपास है क्या? नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा?
Our answer is option A, only two. हमें इन तीनों स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ऐसा मिला है जो सरकार के एंटाइटलमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, उसकी खामियों के बारे में बात कर रहा है और लोगों के स्टार्वेशन, हंगर से डेथ के बारे में बात कर रहा है. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली टू. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बताओ. क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स व्यू पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराग्राफ 1. पैराग्राफ 1 में एक बार ओपन किए देता हूं. ठीक है, रीड किया सभी ने? पैराग्राफ 1 रीड कर लिया सभी ने? हम्म. तो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स ऑथर्स व्यू पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराग्राफ 1. अर्बन पुअर हैज अ डिस्टोपियन एग्जिस्टेंस. अर्बन पुअर के बारे में कहीं पर कोई बात नहीं चल रही है, ओवरऑल पुअर के बारे में बात हो रही है. ठीक है. नंबर 2, 70 years of independence, India has not addressed the growing poverty suffered by millions. स्टेटमेंट 2 है. स्टेटमेंट 2 है, बिल्कुल है. स्टेटमेंट 3, the state seems to have failed to gauge the erosion of the state at the grassroots due to its uncritical faith in the planning driven economic model. स्टेटमेंट 3 है क्या कहीं से भी? नो. स्टेटमेंट 4 कहता है high growth notwithstanding, India seems to have failed in two fronts. स्टेटमेंट 4 तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो अल्टीमेटली मुझे सिर्फ ऑप्शन 2, ओनली 2 मुझे आंसर मिलता है यहाँ पे. सो हमारा ऑप्शंस में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ओनली 2, बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 52. Which of the following statement can replace the highlighted statement in paragraph 4? पैराग्राफ 4 पे highlighted statement को replace क्या कर सकता है, एक बार देख के समझते हैं. हम्म. तो highlighted statement C क्या रिप्लेस हो सकता है बोल रहा है. स्टेटमेंट सी बोलता है देयर मस्ट बी अ नेशनल डिबेट ऑन इश्यूज ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. तो स्टेटमेंट सी कहता है कि नेशनल लेवल पे डिबेट होना चाहिए कि जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसे इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए.
ठीक है। ऑप्शन ए, द इशू ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन दिस कंट्री इज अ मेजर इशू। है क्या ऐसा? ऑप्शन ए है आंसर? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी बोलता है the national discussions, seminar, debates on the social security facilities must be held, and all political parties, states should cooperate each other to find out a present solution. मे बी, हो सकता है। स्टेटमेंट सी कहता है देयर इज अ लॉन्ग रोड टू अ फेडरल वेलफेयर स्टेट। बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट डी क्या कहता है द एंगेजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ अ फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। स्टेटमेंट डी है क्या? स्टेटमेंट डी तो सीधे सीधे नो कर दो। स्टेटमेंट डी कहता है कि बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स का पॉलिटिकल प्रोसेस में आना ये फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को और इंक्रीज करता है। बिल्कुल नहीं, ये तो सीधे सीधे अपोजिट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ई कहता है द स्टेट मस्ट गेट एक्टिव टू एक्सप्लोर एंड प्रमोट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर रिजॉल्विंग रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स। क्या होना चाहिए भाई आंसर बताओ। क्वेश्चन एक और बार समझते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल डिबेट। क्या होना चाहिए भाई आंसर बताओ। एक चीज समझना देवेश और आप लोग, बहुत सारे लोग ऑप्शन बी और ई में कंफ्यूज हो रहे हो। डिफरेंस समझना, ऑप्शन बी इज टॉकिंग ऑन सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटीज एंड ऑप्शन ई इज टॉकिंग ऑन रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स। ये पॉइंट समझना। अब बताओ मेरा आंसर क्या होना चाहिए। एक एक पॉइंट यार, आप लोग के साथ एग्जाम देने मैं थोड़ी बैठा रहूंगा। हाँ, अब सबका आंसर आ रहा है ई। क्यों आंसर आ रहा है ई? बिकॉज ई में रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन बी भी सही था, लेकिन वहां पर सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटीज के बारे में बात हो रही थी, बट हमारा पैराग्राफ और वो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है स्टेटमेंट इज गिवन बिलो फॉलोड बाय टू assumptions numbered 1 and 2. An assumption is something supposed or taken for granted. You have to consider the statement following assumptions then mark the correct answer. एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसके दो assumption दिए हुए हैं। assumption सही है कि गलत है वो समझ करके आंसर मार्क करना है। तो स्टेटमेंट कहता है these cases of deaths associated with protracted periods of hunger highlight the fact that despite the availability of such an elaborate system of social sector schemes, the most marginalized are being left out. पहले तो स्टेटमेंट का मीनिंग बताओ मुझे।
हम्म। स्टेटमेंट बोल रहा है, these cases of deaths associated with protracted periods of hunger, बहुत डिले तक, बहुत समय तक हंग्री रहने के कारण जो डेथ होती है, ये ये चीजें ये हाईलाइट करती है, इस फैक्ट को हाईलाइट करती हैं कि हमारे पास इंस्पाइट ऑफ इतने सारे सोशल सेक्टर स्कीम्स होने के बावजूद भी सबसे जरूरतमंद जो आदमी है, दे आर बीइंग लेफ्ट आउट। ठीक है, ये बोल रहा है। एजम्पशन वन कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ एन इलाबोरेट सिस्टम ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स कैन सेव पीपल फ्रॉम डाइंग। एजम्पशन वन सही है कि नहीं है? एजम्पशन वन कहता है कि अगर एक इलाबोरेट सिस्टम ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम है तो बहुत लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। बताओ, ये एजम्पशन को मैं सही मान सकता हूँ कि नहीं? दिस इज अ सजेशन सो इट्स रॉन्ग। ठीक है। Assumption 2 कहता है people who died because of protracted periods of hunger belong to the most marginalized section of our society। Assumption 2 को मैं मान सकता हूँ क्या? बताओ भाई। Assumption 2 assumption कहाँ है यार? वो तो जस्ट फैक्ट है जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। नहीं मान सकता मैं। ठीक है। थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है मुझे। आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके बुक में। रुक जाओ, इसको वेट करो, इसको बाद में देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 54 नेक्स्ट पे आओ। व्हाट डज द स्टेटमेंट मार्क्ड एज ऑप्शन बी इन पैराग्राफ 4 रिफर टू? ये वो कॉन्स्पिकुअस वाला स्टेटमेंट होगा। हम्म। स्टेटमेंट बी कहता है द स्टेट इज कॉन्स्पिकुअस बाय इट्स एब्सेंस। द स्टेट इज कॉन्स्पिकुअस बाय इट्स एब्सेंस। क्या मतलब होता है इस स्टेटमेंट का? कॉन्स्पिकुअस मतलब बिल्कुल क्लियर, साफ साफ हो जाना। ठीक है। तो ऑप्शन ए द स्टेट वाज एब्सेंट बिकॉज इट हैड सम अदर इंपॉर्टेंट एजेंडा, ये होगा आंसर मेरा। नहीं। स्टेटमेंट बी कहता है द स्टेट वाज एब्सेंट वेयर इट शुड हैव बीन। स्टेट को जहां पे होना चाहिए था वहां पे वो एब्सेंट हो गया, ये हो सकता है मेरा आंसर। डेफिनेटली यही होगा मेरा आंसर, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस जो है वो काम के नहीं है, मतलब के नहीं है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस आरसी का। पैराग्राफ 3 पर बेस्ड एक क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पैराग्राफ 3। मतलब इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा वो हमको बताना है। तो एक बार फिर से पैराग्राफ 3 समझ लो।
रीड कर लिया सभी ने पैराग्राफ 3? ऑल राइट, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है विद रेस्पेक्ट टू पैराग्राफ 3? स्टेटमेंट ए बोलता है डिनायल ऑफ सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटीज इज टू ब्लेम इन केस ऑफ एलिजेड स्टार्वेशन डेथ्स। ऑप्शन ए मेरा आंसर हो सकता है क्या? क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है कि सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटीज का जो डिनायल था उसे ही ब्लेम किया जा सकता है स्टार्वेशन की वजह से जो डेथ हुई थी। ये ऑप्शन ए मेरा आंसर हो सकता है कि फॉल्स स्टेटमेंट है क्या पैराग्राफ 3 के कॉन्टेक्स्ट में? अरे, फॉल्स स्टेटमेंट कैसे होगा यार? स्टेटमेंट पैराग्राफ 3 एक बार फिर से रीड करो। पैराग्राफ 3 का पहला ही लाइन बोल रहा है इन केस ऑफ एलिजेंट स्टार्वेशन डेथ्स रिपोर्टेड देयर हैज बीन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिनायल्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशंस या एनएफएसए एंटाइटलमेंट्स। तो सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटीज का डिनायल तो इसका कारण था। तो ऑप्शन ए जो ट्रू है वो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स imposed by the state, the social security finances for the marginalized were not distributed. ये ट्रू है कि फॉल्स है? ऑप्शन बी ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट सी, द स्टेट नीड्स टू टाइटन द लूपहोल्स अराउंड mechanisms of the existing schemes। ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेट को जरूरत है कि लूप होल्स को टाइट करें जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही है उसके आसपास के। सी भी ट्रू है। स्टेटमेंट डी बोलता है those initiatives that have been tried and found successful in different states need to be replicated across the country। डी भी ट्रू है। स्टेटमेंट ई बोलता है a truly universal system of social security must be established which pays special attention to the reaching out to the most vulnerable communities। स्टेटमेंट ई। ठीक है, स्टेटमेंट ई गलत क्यों है? बिकॉज दिस इज अगेन सेइंग अबाउट सोशल सिक्योरिटी। इट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बोल रहे हैं वो, लेकिन हमको पैराग्राफ में बोल रहा था यूनिवर्सल सिस्टम शुड बी पुट इन प्लेस। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन ए विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, बहुत लंबा टाइम लग गया यार आज के लेक्चर में, एक ही आवर से हम लोग कर पाए एनीवेज। ठीक है, आगे भी जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस तरीके के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, सभी लोग आप लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करते रहो। अगर न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है तो उसे ऑनलाइन सब्सक्राइब करवा दो। और अगर कोई स्टूडेंट्स अगर हिंदू रीड कर रहे हो तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बेटर गो फॉर न्यू दिल्ली एडिशन, वाइजैग एडिशन, बॉम्बे एडिशन वगैरह लेने का कोई पॉइंट नहीं है। ऑनलाइन सब्सक्राइब करिए, न्यू दिल्ली एडिशन रीड करिए। ठीक है, चलेगा इस तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।